हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 7वीं लेके आए हैं। इसमें आपको हमने अध्याय 1 पहले बता चुके थे। आज हम अध्याय 6 जो दिया है पूर्णांक, अध्याय 6 लेके आए हैं। अध्याय 6 में क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखिए जो उसके प्रश्न दिए उनको कैसे हल करना है, पूर्णांक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, पूर्णांक क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें शून्य से बाईं ओर और दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, ये सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब देखिए बच्चों, पूर्णांक संख्या जैसे मान के चलिए कौन सी हो गई। जैसे हमने पूर्णांक संख्या क्या हो गई? शून्य हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यानी कि ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या को जानने से पहले बच्चों आप प्राकृत संख्या क्या होती है ये भी मालूम होनी चाहिए आपको। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या वह होती हैं जो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, ये क्या है? प्राकृत संख्या। कौन संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कौन संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। अब आपको प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी होती है? पूर्ण प्राकृत संख्या जो शून्य से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या कहलाती हैं? ये वाली पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण प्राकृत संख्या के बाद आती है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें धन वाली ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और शून्य सम्मिलित होता है, वो पूर्णांक कहलाते हैं। अब चलिए बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा है पूर्णांक ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सी पूर्णांक है? तो बच्चों यहाँ पे हमने आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पूर्णांक ऋण 1 व धन 1 के बीच में शून्य पूर्णांक है। कैसे? देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई प्रश्न था हमारा कि पूर्णांक ऋण 1 और धन 1, तो पूर्णांक ये ऋण 1 वाला हो गया और ये धन 1 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है? देखिए शून्य है। तो ऋण 1 जैसे ये शून्य, उसके बाद धन 1, धन 2, फिर यहाँ पे ऋण 1। तो आपको पूछा है ऋण 1 और धन 1 के बीच का पूर्णांक क्या है? तो ऋण 1 और धन 1 के बीच का पूर्णांक क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 1 हल हुआ। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह होगा। तो बच्चों इस प्रश्न की समझ के लिए आपको गणित कक्षा 6 पृष्ठ क्रमांक 127 से 134 के बीच में देख सकते हैं इसका जो हल है। लेकिन इसका हल हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका हल क्या है? समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह ऋण होगा। उचित चिन्ह क्या होगा? ऋण होगा। और हम इसे लिखेंगे कैसे? जैसे लिख दिया हमने, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए उचित चिन्ह ऋण 100 मीटर होगा। तो नीचे जैसे ऊपर की ओर जैसे ही हम जाते हैं तो क्या होता है? धन होते जाता है। और समुद्र के नीचे जाएंगे हम तो वो संख्याएं काय में जाएंगी? ऋण में जाएंगी। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 2 हल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो बच्चों अभी आपको हमने अभी बताए थे कि जिसमें शून्य के बाद शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे हल में? ऋण 4, ऋण 3, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक की परिभाषा भी आपको मालूम हो गई और पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या होती है ये भी मालूम हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा 0 और ऋण 8 संख्या में उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। उचित चिन्ह, तो यहाँ पे 2 चिन्ह दिए हुए हैं, एक ये वाला चिन्ह है, दूसरा चिन्ह है। तो यहाँ आपको ये बताना 0
और ऋण 8 संख्या युग्म में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इन चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये वाला जो चिन्ह है, यदि ये जो चिन्ह बना है, इधर ये कोना और खुला भाग जिधर होता है, जिधर खुला भाग होता है उधर क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा। और जिधर तीरनुमा भाग होता है वो क्या होता है, छोटा को दर्शाता है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे हम संख्या रेखा पे बनाते हैं, ये शून्य लिखे तो शून्य के हम किधर दाईं ओर जाते हैं तो संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है, शून्य से बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4, शून्य से बड़ी संख्या आती है। और जैसे ही हम शून्य के बाईं ओर आते हैं तो कौन सी संख्या आती है, छोटी संख्या, जैसे ऋण 1 ऋण 2। अब यहाँ पे कहा है शून्य और ऋण 8 संख्या, तो अब शून्य बड़ा है कि ऋण 8 बड़ा है, तो यहाँ पे शून्य बड़ा है और ऋण 8 कैसा है, छोटा है। तो हम यहाँ पे कैसे चिन्ह लगा के बता सकते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे, देखिए शून्य और जिधर खुला भाग है उधर कौन क्या कहलाता है, बड़ा। तो शून्य बड़ा है ऋण 8 से। फिर यहाँ लिखेंगे शून्य बड़ा है ऋण 8 से, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है ऋणात्मक पूर्णांक से। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे हल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, संख्या धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमारी जो संख्या है धन 5 और ऋण 1, इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि ये संख्याओं का हम बताना संख्या रेखा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बना के देख लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। देखो हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, ये क्या बना दी हमने कि संख्या रेखा बना दी है, और इसका यहाँ पे शून्य लिख दिए। शून्य के दाईं ओर कौन से मान जाते हैं, धनात्मक 1 2 3 4 5 6, और शून्य के बाईं ओर कौन से मान आते हैं, ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। अब ये हमने मान यहाँ पे दिखा दिए, संख्या रेखा बना ली, उसमें जो मान थे उनको लिख दिए हमने। अब हमें क्या कह रहा है वो, धन 5 धन 5 हम किधर देखेंगे, शून्य के दाईं ओर। शून्य के दाईं ओर हम धन 5 को देखेंगे, तो शून्य के दाईं ओर देखिए कौन सा है, धन 5। तो 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, तो ये 5 हो गया। तो हम इसको नाम ए से दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद ऋण 1, तो शून्य के किधर जाएंगे, बाईं ओर। शून्य के बाईं ओर गए तो हमको ऋण 1 मिल गया ये, तो इसको दर्शा दिए बी। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पे धन 5 और ऋण 1 को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शून्य के दाईं ओर जाने पर धनात्मक मान आते हैं और बाईं ओर चलने पर ऋणात्मक मान आते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 को हमने कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके कैसे प्रदर्शित करते हैं वो बताए। आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देखिए एक संख्या रेखा हमने बना दी है और यहाँ पे ये शून्य लिखे, शून्य के दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, और तीर का अर्थ है कि ये कितनी भी संख्याएँ आ सकती हैं। इधर ऋणात्मक संख्या लिख लिए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और हमने धन 5, तो ये धन 5 बता दिए, तो 5 ए हो गए। उसके बाद ऋण 1, तो ऋण 1 को बी नाम से दे दिए। यहाँ ए 5 एवं बी ऋण 1 संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए जा रहे हैं यदि ये समझ आते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऋण 1 धन, एक कोष्टक में ऋण 1 धन, दूसरे कोष्टक में धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। और ब नंबर का प्रश्न है भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ने और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल के से कौन सी सीढ़ी प्राप्त होती है। बच्चों इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 6 प्रश्न क्रमांक 134 देखें। देखिए बच्चों हमने इसको हल करके बताया। पहले हमने प्रश्न लिख दी, क्या लिख दिया, ऋण 1 धन, एक कोष्टक में ऋण 1 लिख दिए, फिर धन लिखे, फिर दूसरे कोष्टक में धन 8 लिख दिए। हमने ये ऋण 1 लिख दिए, फिर धन, अब 8 में 8 को हम तोड़ दिए, 8 को तोड़े तो धन 1 धन 7, धन 1 और धन 7 जोड़ा तो धन 8 हो जाता है।
फिर क्या किया हमने, ऋण 1 में से धन 1 को घटा दिए तो क्या बचा, धन 7। तो इसका मान क्या हो गया, धन 7। इसके बाद ब नंबर कह रहा है भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर। अब हमने क्या हुआ, भूमि तल से कितनी सीढ़ी चढ़े, 5। फिर उस ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और चले। तो 5 के बाद कितनी सीढ़ी चले, 3 सीढ़ी। तो कितनी सीढ़ी हो गई, 8। और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी प्राप्त होगी। तो जब हम 5, देखो भूमि तल से 5 सीढ़ी चढ़े, फिर उसके बाद 3 सीढ़ी चढ़े, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 सीढ़ी। कितनी सीढ़ी चढ़ गए, 8। अतः भूमि तल से 8 सीढ़ी ऊपर प्राप्त होंगी। कितनी सीढ़ी प्राप्त होंगी, भूमि तल से 8 सीढ़ी प्राप्त होंगी। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पे हल समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में कहा है संख्या रेखा की सहायता से बड़े कोष्टक में दिया है और फिर छोटा कोष्टक लगाए, ऋण 3 छोटा कोष्टक बंद धन 6 बड़ा कोष्टक बंद का मान ज्ञात कीजिए। किस पे ज्ञात करना है हमको, संख्या रेखा पे। अब इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। ऐसी एक संख्या रेखा बना दी है आपने, ये संख्या रेखा बन गई। इसमें संख्या रेखा पे इनको दर्शा देते हैं। सबसे पहले हमने शून्य के दाईं ओर क्या आ जाएगा, 1, फिर बाईं ओर 2, दाईं ओर 2, 3, ये सब धन वाले मान आएंगे, 4, 5 और इस प्रकार से 6। किधर आ जाएगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और आगे बढ़ सकते हैं, ऋण 4। इस प्रकार और आगे मान बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, कोष्टक में दिया ऋण 3 को प्रदर्शित करना है। तो शून्य से हमको बाईं ओर कितने कदम चलना पड़ेगा, 3 कदम। तो शून्य से बाईं ओर 3 कदम, 1 कदम चले, ये दूसरा चले और ये तीसरा, ये 3 कदम चले तो क्या आ गया, ऋण 3 पे आए। 3 कदम चलकर हम ऋण 3 पर पहुँचे। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद फिर ऋण 3 से धनात्मक मान आ रहा है, धन 6 चलना है। तो ऋण 3 से कितने कदम चलना है, 6 कदम। तो देखो ऋण 3 से 6 कदम चलेंगे तो ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक पहुँचेंगे, 3 तक पहुँचेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले तो हम शून्य से कितने कदम चले, ये चले 3 कदम। और फिर ऋण 3 से दाईं ओर कितने कदम चलना है हमको, 6 कदम। तो 6 कदम चलने पे हम कहाँ पहुँचेंगे, 3 पे पहुँचेंगे, धन 3 पे। यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, कोष्टक में ऋण 3 धन 6 का मान 3 हो जाएगा। इसको हमने तो यहाँ हल करके बताए। अब इसको आपको यहाँ पे हमने कैसे लिखे, ये देख लीजिए। एक संख्या रेखा बना दीजिए, ये संख्या रेखा बनाया हमने। फिर संख्या रेखा में हमने प्रदर्शित कर दिए, शून्य लिखे, शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और शून्य के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्य से बाईं ओर कितने कदम चलेंगे, 3 कदम। तो ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3, ऋण 3 पे जाने पे 3 कदम आ जाते हैं। और फिर ऋण 3 से हम दाईं ओर कितने कदम चल जाएंगे, 6 कदम, क्योंकि धन 6 है तो धनात्मक मान किधर होते हैं, बाईं ओर। तो देखो ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 6 कदम हुए कि देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम चलने पे किस पे आते हैं हम, 3 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। इसका मान क्या हो गया आपका, ऋण 3 धन 6 का मान क्या हो जाएगा, 3। यानी कि ऋण 3 में से धन 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसको इस प्रकार तीर के निशान से प्रदर्शित कर सकते हैं आप। नीचे लिख सकते हैं, अतः हम संख्या रेखा पर पहले शून्य के बाईं ओर 3 कदम चलकर ऋण 3 पर पहुँचे, 3 कदम चलकर ऋण 3 पर पहुँचे और फिर ऋण 3 के दाईं ओर 6 कदम चलते हैं तो 3 पर पहुँचते हैं। अतः ऋण 3 धन 6 बराबर क्या होगा, 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 कहा है, अ नंबर ऋण 12 में से ऋण 3 को घटाइए। तो सबसे पहले एक कोष्टक में ऋण 12 लिख दीजिए, फिर घटाने का चिन्ह कहा तो ऋण लगा दिए और दूसरे कोष्टक में ऋण 3। किसको घटाना है, ऋण 3 को। तो अब ये ऋण 12 धन ऋण 3 का योज प्रतिलोम निकाल लीजिए। यहाँ लिख दिया हम ऋण 3 का योज प्रतिलोम। ये ऋण 12 हो गया, ऋण 3 का योज प्रतिलोम क्या हो गया, धन 3। ऋण 12 में से धन 3 घटाए तो कितना आ जाएगा,
या इसको हमने क्या किए, ऋण 12 को फिर तोड़ दिए, ऋण 3 और ऋण 9, ऋण 3 और ऋण 9 कितना होता है, ऋण 12 धन 3, ये ऋण 3 में से धन 3 घटाए तो क्या आ गया, 0, बचा क्या, ऋण 9 बराबर ऋण 9। तो इसका मान क्या आ गया, घटा ऋण 9 आ गया। फिर ब नंबर का है ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम होगा। देखो ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम धन 10 होगा। इसका अर्थ ये होता है कि जो संख्या दी है और वो ऐसी संख्या आना चाहिए कि जिन्हें जोड़ने पर क्या आना चाहिए, इसका मान 0 आना चाहिए, तो वह उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, धन 10, ये ऋण में था तो कायम बदल गया धन 10 में। यदि धन 10 का योज्य प्रतिलोम कहता है तो ऋण 10 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है 50 कोष्टक में ऋण 40, फिर ऋण दूसरे कोष्टक में ऋण 6 का मान ज्ञात कीजिए। हमने कुछ नहीं करना है, हमें प्रश्न लिख दीजिए 50 ऋण कोष्टक में ऋण 40, फिर ऋण कोष्टक में ऋण 6। यहाँ लिखे 50 धन ऋण 40 का योज्य प्रतिलोम, फिर धन ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम, 50 ऋण 40 का योज्य प्रतिलोम धन 40, ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम धन 6, 50 में 40 जोड़े 90, 90 में 6 जोड़े 96। इस प्रकार ये आंसर आ गया प्रश्न क्रमांक 9 का। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 10। बच्चों यदि आप लोगों को हमारे ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न के हल समझ आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। निम्नलिखित के विपरीत यानी कि उसके अपोजिट, उल्टा लिखना है। जैसे राम स्कूल जाता है तो उसके विपरीत लिखेंगे राम स्कूल नहीं जाता। वह आम खाता है तो उसके विपरीत लिखेंगे वह आम खाता नहीं। वह पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक नहीं पढ़ता। अब देखो लंबाई में वृद्धि, इसका अ नंबर दिया लंबाई में वृद्धि। अब लंबाई में क्या हो रही, वृद्धि, तो उसका विपरीत क्या होगा, कमी। तो हम उसका उत्तर क्या हो जाएगा, लंबाई में कमी। फिर ब नंबर देखिए 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। अब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा का विपरीत दिशा कौन सी आती है, उत्तर दिशा आती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब देखिए स नंबर क्या दिया है, 256 रुपये की हानि। 256 रुपये की हानि, तो हानि का विपरीत क्या होता है, लाभ। हानि का विपरीत क्या होता है, लाभ। तो हम क्या लिखेंगे, 256 रुपये का लाभ। द नंबर ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक का विपरीत क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। बच्चों इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 6 प्रश्न क्रमांक 127, 128, 129, 130, 132 देख सकते हैं और हमने इनके उत्तर भी नीचे लिखे बताएं। देखिए लंबाई में वृद्धि, तो अ नंबर, तो उसका क्या हो जाएगा, लंबाई में कमी। ब नंबर क्या है, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, तो यहाँ 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। स नंबर क्या है, 256 रुपये की हानि, तो यहाँ 256 रुपये का लाभ। द नंबर दिया धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे द नंबर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय था पूर्णांक वाला, उसके जो 10 प्रश्न आपको दिए गए थे, हमने वो 10 प्रश्नों को यहाँ पे समझाए हैं और इस प्रकार यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारे ये प्रश्न समझ आए हैं, यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।